हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। आज फिर से देखने वाले हैं हम लोग सेट नंबर 5। आज फिर से देखेंगे कौन सा सेट नंबर 5 होगा, जो कि एमसीक्यू सेशंस होता है आरआरपी ग्रुप डी के लिए। जो आरआरसी ग्रुप डी है उसके लिए साइंस का 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स का क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे टोटल। केमिस्ट्री के होंगे 9 क्वेश्चन और बायो के जो होंगे वे होंगे 8 क्वेश्चन। तो बायो के फिजिक्स के 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन और बायो के क्या होंगे 8 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के क्वेश्चन होंगे 25, जो कि एमसीक्यू सेशंस के रूप में होगा। और हम लोग प्रत्येक रात यानी कि हर रोज़ रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं, ताकि हम लोग सही से प्रैक्टिस कर सकें। और जो इसमें क्वेश्चंस को संग्रहित किया गया है, जो 25 क्वेश्चंस है, इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर्स 2018 में हुआ है, प्रीवियस ईयर्स 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप डी में, प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है, उसको बनाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा शेयर कर दिया जाए, ताकि और लोग इससे जुड़ सकें। तो इसको शेयर एक बार कर दीजिए, ताकि सभी लोग क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सभी लोग को जुड़ने देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एमसीक्यू का सेशंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 4 सेट हो चुका है, जो व्यक्ति ने नहीं देखा है उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं चौथे सेट को। चौथा यानी कि 4, इससे पहले 4 सेट हो चुके हैं, यह 5वां सेट है और यह क्या है, आज रात्रि 9 बजे का 5वां सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले। आज क्वेश्चंस को बढ़िए पहले कि पहला क्वेश्चंस का आंसर्स क्या होने वाला है। बनाइए कि पृथ्वी के सतह नीचे जो फंसी गर्मी है, पृथ्वी के सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। आंसर कीजिए। पृथ्वी के सतह के नीचे जो फंसी गर्मी है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी। आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो भूतापीय सतह है, इसका आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का अर्थ होता है कि भूमि के तापमान के द्वारा जो हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा देखिए कैसे मिलता है। तो पृथ्वी के अगर बात कहा जाए तो पृथ्वी के भूपरपट्टी में, क्योंकि पृथ्वी के भूपरपट्टी के गहराई के कारण उसमें तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और कहीं कहीं पृथ्वी की भूपरपट्टी की गहराई में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। भूपरपट्टी की जो गहराई होती है उसकी तापमान अधिक होता है, और उस तापमान के कारण वहाँ पर जो जल होता है वे होते हैं हीट। उस तापमान जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी की जो स्तर है उसके गर्म होने के कारण उस पे जो जल होते हैं वे हो जाते हैं गर्म होके वाष्प बनते हैं, और उस वाष्प से क्या किया जाता है कि विद्युत ऊर्जा को पैदा किया जाता है। तो कहा जाता है कि जो भूमि के तापमान के द्वारा जो हम विद्युत को उत्पादन करते हैं या विद्युत ऊर्जा लेते हैं या पैदा करते हैं, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, तो जब हम लोग समुद्र में ज्वार आता है और उसके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन होता है उसको ज्वारीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या है, तो परमाणु के द्वारा जो परमाणु है, जैसे कि परमाणु ईंधन के द्वारा जैसे कि आता है यूरेनियम, प्लूटोनियम से जो हमें ईंधन के रूप में जो परमाणु ऊर्जा है उससे हम जो उत्पादन करते हैं विद्युत का, उसको परमाणु ऊर्जा। और जीवाश्म ऊर्जा, जैसे कि कोयला से भी हम विद्युत उत्पादन करते हैं, कोयला से, तो वह जीवाश्म ऊर्जा में आ जाता है। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी के सतह नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। इसलिए पहला का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी करंट जो है, एसी करंट की आविष्कार किसने किया था। आइजैक न्यूटन साहब, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या निकोलस टेस्ला। जो एसी धारा है उसका आविष्कार किसने किया था। आंसर कीजिए जल्दी।
तो चलिए देखिए, अगर आइजैक न्यूटन साहब की बात कहा जाए तो आइजैक न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया। किसका दिए? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिए। और जो गति का नियम है इन्होंने ही दिया, न्यूटन का गति नियम। थॉमस एडिसन की अगर बात कहा जाए तो बल्ब की, और ग्रामोफोन जो होता है ग्रामोफोन, उसका, ग्रामोफोन का भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर बात कहा जाए तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव का, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? विद्युत प्रभाव को खोजने वाले जो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब थे। और निकोलस टेस्ला जो थे, यह प्रत्यावर्ती क्रिया यानी कि जो एसी करंट है इसके खोजकर्ता कौन है? तो निकोला टेस्ला जो हैं वे एसी करंट के आविष्कारक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। बताइए कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह प्रदर्शित किया। आपको बताना है कि कौन वह साइंटिस्ट हुए जो कि विद्युत चुंबकत्व को प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको बताना है आइजैक न्यूटन साहब, रूबिया, जेम्स मैक्सवेल, स्लेडन, ग्लासो। बताइए कि किसने यह सिद्ध कर दिया कि विद्युत चुंबकीय के माध्यम से संयोजन करके हम विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बताइए। तो तीसरा नंबर का आंसर कीजिए कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा किसने सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग है? मैक्सवेल, न्यूटन, ग्लासो। बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। अगर इसके आंसर की अगर बात कहा जाए, 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर की अगर बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा जेम्स मैक्सवेल के द्वारा क्या किया गया था कि इसके खोज किए गए थे और इन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जो विद्युत चुंबकीय प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने कब कैसे किया? तो अगर मैक्सवेल की अगर बात कहा जाए, मैक्सवेल की अगर बात कहा जाए तो मैक्सवेल एक कैसे वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? तो यह पहले तो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। और इन्होंने 1865 में, कब? 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को दिया था। विद्युत के जो चुंबकीय सिद्धांत है उसको इन्होंने दिया था। 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को इन्होंने दिया था। 1865 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को दिया, ठीक है। और इन्हीं के प्रयास से, क्योंकि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रतिपादन किया, जिससे यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रतिपादन से ही रेडियो और टीवी जो है, रेडियो और टेलीविज़न के आविष्कार संभव हो पाया। जो टेलीविज़न है, मतलब कि मैक्सवेल साहब ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को दिया, इसी के माध्यम से रेडियो और टेलीविज़न का सिद्धांत क्या हो सका था। तो यह आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकत्व का प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह किसने प्रदर्शित कर दिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने? तो मैक्सवेल साहब ने बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपको कहा है कि गामा हुआ, एक्सरे हुआ, पराबैंगनी हुआ, और अब तो ये सारे के सारे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। एक विद्युत बल्ब है जो कि कितने से? तो 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। तो इसके माध्यम से उत्पन्न धारा इतना है। तो बताइए कि वह कितने पावर का है। बताना है कि जो जनरेटर है कितने पावर का है। जब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है एक बल्ब, तो बताइए कि वह कितने का है, आपको पावर बताना है। 110 पास्कल, 110 न्यूटन, 110 वाट या 110 जूल होता है। बताइए इसका 4 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से कि अगर 220 वोल्ट का जनरेटर से बल्ब है, 220 वोल्ट का बल्ब है और उससे धारा इतना 0.50 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो रही है, तो कितना पावर होगा? जल्दी कीजिए।
तो आंसर की अगर बात कहा जाए, देखिए आपसे कुछ नहीं, आपसे ये सब तो बनाना ही नहीं था, आपसे सिर्फ पावर का पूछ, क्योंकि सब में 110 110 110 था, तो आप नहीं भी बनाते तब पर भी काम चल जाता। बस आपको पता होना चाहिए कि पावर जो है, पावर का एसआई इकाई क्या है, यानी यूनिट क्या है। पीए पास्कल, पास्कल तो दाब का है। न्यूटन की अगर बात करें तो बल और भार का है, बल और भार का है। जूल है ऊर्जा का, जूल क्या है, ऊर्जा का। और वाट किसका है, वाट है शक्ति का। तो आपसे पूछा है शक्ति या पावर का, तो यह क्या होगा, 110 वाट होगा। आप आंसर ऐसे भी दे सकते थे 110 वाट, लेकिन अगर यहाँ पे सभी में मान समान नहीं होता तब कैसे बनाते, इसको देखिए। आपको पता है कि एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि जो P बराबर होता है, P बराबर VI होता है, यानी शक्ति जो होता है वोल्ट और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए विद्युत धारा का भी तो दिया है कितना, 220 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। और मेरा I कितना दिया हुआ है, I दे दिया हुआ है 0.50 एम्पियर, ये वोल्ट है। अगर P की बात कहा जाए तो बस क्या कीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, 220 में 0.50 से अगर मल्टीपल करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 110। और 110 यह शक्ति है, पावर है, तो इसलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो यह क्या था, P बराबर VI। और इसका सूत्र एक और होता है, 3 सूत्र यहाँ से निकलता है ना डेरिवेटिव करके। मुख्य सूत्र तो यह हुआ कि P बराबर VI, और एक होता है P बराबर I²R, और एक होता है P बराबर V²/R। अब कहिए कि यह कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि V बराबर IR, यह ओम का नियम होता है। अगर हम V के जगह पर IR को रख दें, क्योंकि V के जगह पर जब IR रखेंगे तो डबल I हो जाएगा, तो I²R निकल जाएगा। अगर I के जगह, अगर I बराबर V बटे में R होता, तो I के जगह पर अगर हम इसको रखते तो V² बटे में R हो जाता। तो यह तीनों के तीनों सूत्र होता है, P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V और R। कब कब लगाएंगे, जब धारा और प्रतिरोध दिया हो, शक्ति पूछे तब लगाएंगे, और जब विभव दिया हो और प्रतिरोध दिया है तब लगाएंगे। यह तीनों के तीनों सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वें नंबर देखने से पहले एक बार आप लोग जोरदार शेयर कीजिए ताकि सभी लोग और लोग जुड़े इससे, ताकि आनंद लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए कि इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि विद्युत परिपथ क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ से धारा नियंत्रक, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किसको परिवर्तित करने के, मतलब कि प्रायः तापमान को परिवर्तित करने के लिए लाया जाता है, कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए लाया जाता है, कि विद्युत धारा को या विभवांतर को। आंसर कीजिए 5 का, 5वां नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, ABCD, तापमान, प्रतिरोध, विद्युत धारा या विभवांतर। तो इस आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो विद्युत परिपथ होता है यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको धारा का नियंत्रक का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध के परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो धारा नियंत्रक है उससे प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से या विद्युत परिपथ से जो होता है कितना धारा जाएगा और कितनी मात्रा में धारा नहीं जाना है, कौन से परिपथ में कितनी धारा की आवश्यकता है, ये सारे के सारे नियंत्रण जो होता है प्रतिरोध के माध्यम से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर, एक इलेक्ट्रिक हीटर में क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर से 4 एम्पियर क्या होता है, 4 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है और विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ के 165 वोल्ट हो जाए तो बताइए कि विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। 6 नंबर बताइए, बनाइए। 24 एम्पियर, 12 एम्पियर, 10 एम्पियर या 11 एम्पियर होता है। आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक हीटर था जिसका 4 एम्पियर जब था तो वोल्ट 60 था, तो 165 वोल्ट है, तो बताइए विद्युत धारा कितनी होगी। थोड़ा शेयर भी कीजिए।
और लोगों को जोड़िए इस सेशन से ताकि और लोग इसे देखें। चलिए, अगर इसको अगर देखा जाए, बनाने का अगर कहा जाए तो कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपली मैथ की तरह बनाइए। जब एक हीटर से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर कितना होता है? 60। तो कहेंगे कि 60 वोल्ट विभवांतर प्राप्त करने के लिए 4 एम्पियर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए 1 पर और इसलिए 165 पे। कैसे? कहेंगे कि 60 वोल्ट के जब विभवांतर होता है तो 60 वोल्ट पे 4 एम्पियर प्राप्त होता है, इसलिए 1 वोल्ट पे तो 4/60, इसलिए 165 वोल्ट पे देख लेते हैं कि कितना विद्युत धारा निकलता है। तो यहाँ से कटा दीजिए, कितना बार में? 15 बार में, और इसको कटाएगा तो कितना होगा? 11 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 एम्पियर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, क्या कुछ नहीं किया, 60 वोल्ट बराबर 4 एम्पियर, इसलिए 1 वोल्ट बराबर निकाल लिए और उसके बाद 165 वोल्ट का मान से कर दिए। आंसर कीजिए 7वां नंबर का। 7वां नंबर क्या है? 7वें नंबर को देखिए। आपसे पूछा है कि आपका एक घर है जिसमें 1 महीने में यानी कि 1 माह में इतना जूल ऊर्जा खपत हुई है, इतना जूल ऊर्जा खपत हुई, तो आपको इकाई में ऊर्जा कितनी हुई आपको बताना है कि एक मतलब कितनी यूनिट ऊर्जा खपत हुई। इतना जूल है, 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा खपत हुई है। तो बताइए कि कितनी यूनिट ऊर्जा आपकी खत्म हुई, यानी कितनी इकाई ऊर्जा आपने कितनी यूज की थी, आपको बताना है। 25 यूनिट, 2.5 यूनिट, 2500 यूनिट या 250 यूनिट होता है। बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से इसका। चलिए, आंसर की अगर बात कहा जाए तो देखिए इसका आंसर कितना होगा। आंसर ले लेते हैं 250 यूनिट होगा। कैसे होगा? देखिए, आपको पता है कि 1 यूनिट में कितना, 1 यूनिट या 1 इकाई कह सकते, 1 यूनिट या 1 इकाई में कितना होता है? 1 यूनिट या 1 इकाई में होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट या 1 इकाई को कहते हैं 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? तो 3 दशमलव कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और टोटल 1 महीना में इतना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस 900 × 10⁻6 जूल को आपको 3.6 × 10⁻6 जूल से भाग दे देना है। यह कट जाएगा, यह दशमलव है वो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 250 यूनिट हो जाएगा। यानी कहेंगे कि 250 इकाई क्या करेगा? खपत करेगा। 1 यूनिट का मान निकाल लिए और उसको क्या किए? 1 महीना में जितना खपत हुआ उसको भाग दे दिए, वह इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसलिए 7वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, ठीक है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उसके द्वारा कितने जूल की ऊर्जा काम की गई है आपको बताना है, कितनी उसने ऊर्जा खपत की। पोर्टर, ग्रुप डी का पोस्ट जो पोर्टर होता है उसको बोल रहा है। तो बनाइए, आंसर कीजिए इसका। आपको दिया क्या है? गिवन दैट है, यानी दिया हुआ है एम कितना है? 12 केजी, और आपका एच दे दिया है कितना? 1.5 मीटर, और आपका जी दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। आंसर कीजिए इसका। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए सर, कीजिए जल्दी आंसर इसका। तो आंसर की अगर बात कहा जाए, देखिए
जब एम भी हो, एच भी हो और जी हो तो जो ऊर्जा कार्य होगा वह कितना ऊर्जा यह करेगा। मतलब ये आपसे ऊर्जा पूछा था, कार्य नहीं पूछा था, क्योंकि कार्य के रूप में ऊर्जा जो है उसको पूछ रहा है। तो आपको बताना है mgh पे बना देना है। तो mgh कितना हो जाएगा 12 1.5 गुणे 10, यहाँ आएगा दशमलव खाती दशमलव खत्म और यहाँ से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा बताइए। तो गुणा कीजिए 12 5 60 6 और 12 6 18 यानी कि 180 जूल इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन को बनाइए क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चयन कीजिए। आपको सही कथन बताना है कि सही कथन क्या होगा और उसके बाद आंसर कीजिए कि एस्केनेडियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन ए में है। क्या एस्केनेडियम आपकी हल्की धातु है? तो आपको बताना है हाँ या नहीं। दूसरा ऑप्शन पढ़िए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि हीलियम आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। सी में है कि कॉपर, एजी और एस को मुद्रा धातु या क्वाइन मेटल्स या क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। और डी में है कि सभी के सभी क्या है तरल या लिक्विड हैं। बताइए आंसर कीजिए इसका। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो पहले ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको सत्य कथन सही कथन चुनना है, गलत कथन नहीं। एस्केनेडियम सबसे हल्की धातु बोल रहा है, नहीं। सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम होता है, लिथियम होता है। और सबसे भारी धातु कहे तो ओसीमियम होता है, मीयम होता है। तो यह ऑप्शन क्या होगा? इसके अनुसार एस्केनेडियम सबसे हल्की धातु है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जबकि सही कथन चुनना है तो ये नहीं होगा। हीलियम की अगर बात कहा जाए तो कहे कि हीलियम की आयनीकरण क्षमता अधिकतम होती है। दम बात सही है, हीलियम की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर कहे कि आयनीकरण क्षमता किसकी कम होती है तो कम होता है फ्रांसियम का। सबसे कम किसकी आयन क्षमता यानी कि किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है तो फ्रांसियम का। अगर कहे कि अस्थायी तत्वों में सबसे कम किसका होता है? अस्थायी तत्वों में सबसे कम आयनीकरण क्षमता किसका होता है तो वह होता है सीजियम का, ठीक ना। तो सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता हीलियम का, सबसे कम फ्रांसियम का, अस्थायित्व में कहे तो सीजियम का होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि Cu, Ag और As को मुद्रा धातु बोलते हैं। नहीं, Cu, Au और अगर यहाँ पर Ag होता तो ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता, क्योंकि इसको हम मुद्रा धातु कहते हैं। Cu, Au और Ag जो होता है यह मुद्रा धातु होता है, तो तब सही होता है। यहाँ पर Ag होता तो सही हो जाता, Ag ने इसलिए ये भी कहा था, गलत था। अब बोला है कि सभी के सभी लिक्विड है। ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है। गैलियम भी लिक्विड है, ठीक है। Hg पारा भी लिक्विड है, ठीक है। लेकिन फ्रांसियम और यह सीजियम जो है यह ठोस होते हैं, इसलिए यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। Hg, गैलियम, जो ब्रोमीन होता है ये सारे क्या है? द्रव है, जबकि ये दोनों क्या है? ठोस है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हीलियम की आयनीकरण क्षमता अधिक होती है। तो 9th का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 10वां नंबर देखिए कि जो पानी होता है, पानी में आप अम्ल मिलाइए या क्षार मिलाइए। जब पानी में अम्ल या क्षार का विलय करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? यह है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन ऑप्शन ए में है। अपघटन नहीं दिखाई दे रहा और लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। और ऑप्शन सी में है उदासीन अभिक्रिया, बी में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और डी में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आंसर कीजिए कि जब अम्ल या क्षार मिलाते हैं, विलय करते हैं तो क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या उदासीन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। बताइए।
अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए, 10 नंबर की आंसर की बात कहा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है इसका राइट आंसर होता है। क्योंकि जब हम अम्ल को या क्षार को जब जल में विलय करते हैं तो यह क्या करता है? ऊष्मा को छोड़ता है। जब आप क्या कीजिए कि जल ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, अम्ल को डालिए, तो पता चलेगा कि वह खौलने लगता है, वहाँ से क्या होता है? ऊष्मा मिलता है। तो कहेंगे कि जब अम्ल या क्षार को विलय करने से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि ऊष्मा वहाँ से क्या होता है? छोड़ता है। यहाँ आप कभी कभी देखते हैं आपसे क्वेश्चन, जैसे कि NaCl होता है, NaCl के विलयन को जब आप प्राप्त करते हैं, जब सोडियम को और क्लोरीन को मिलाकर, क्या सोडियम को और क्लोरीन को मिलाकर जब आप NaCl प्राप्त करते हैं, तो NaCl प्राप्त होने के साथ साथ यह 411 केल्विन जूल जो है ऊर्जा भी क्या करता है? मुक्त करता है। किलो जूल जो है ऊर्जा भी मुक्त होता है। तो अम्ल या क्षार के विलय करने से को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला, एल्डिहाइड के लिए कौन सा विकल्प है? चुनिए कि जो एल्डिहाइड है उसके लिए कौन सा विकल्प सत्य है। आपको बताना है कि एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प है, बाकी ऑप्शन जो होंगे सही होंगे, एक है जो कि गलत है। बताइए। CH3C आंसर कीजिए इसका 11 नंबर का। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुने। आपको सही विकल्प नहीं चुनना है, कौन इसमें गलत विकल्प दिया गया है उसको आपको चुनना है। बताइए कौन सा गलत विकल्प है। तो चलिए, अगर एल्डिहाइड की अगर बात कहा जाए, एल्डिहाइड समूह की अगर सूत्र की बात कहा जाए तो होता है CnH2n+1 और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। क्या होता है? CHO ग्रुप से संबंधित होता है। तो CnH2n+1 और ये भी क्या होता है? उसमें जुड़ा होता है CHO। यह किसका सूत्र है? तो एल्डिहाइड का सूत्र है। एल्डिहाइड कहता किसको है? तो कहता है कि जब एल्केन में, एल्केन का जो अंतिम 2 हाइड्रोजन होता है, एल्केन में जो अंतिम 2 हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके ऑक्सीजन बना लेता है, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके ऑक्सीजन बना लेता है। ऐसे जो कार्बनिक यौगिक होंगे उसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो होता है वह CHO होता है। तो आपको देखना है कि कितना, 3 दूना के 6। अब यहाँ पे क्या करना है कि यह आना चाहिए। देखिए, अगर कार्बन 3 है तो यहाँ पे 3, 3 दूना के 6 एक साथ। तो देखिए 3 दूना के 6 एक साथ, यह तो सत्य है। आपको असत्य कथन चुनना है, क्योंकि इस सूत्र पर अगर यहाँ पे कार्बन 3 है तो अगर यहाँ पे 3 रखिएगा तो हाइड्रोजन 3 दूना के 6 एक साथ हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और CH जुड़ा है। इसका मतलब कि यह एल्डिहाइड है, मतलब ई एल्डिहाइड है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात कहा जाए तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 दूना के 4 एक 5, ये भी क्या है? ये भी सत्य है। अगर यहाँ पे रहता, यहाँ पे देखिए इथेनॉल है, इथेनॉल जो होगा, इथेनॉल की अगर बात कहता तो इथेनॉल के लिए, क्योंकि मीथेन होता है, इथेनॉल होता है, तो इथेनॉल के लिए क्या होता? C। अगर C तो यहाँ पे 2 रखना होता। जब आप C को 2 रखिएगा, प्रोपिनिल होता है, तो यह तो 3 2 5 1 6। और देखिए अगर यहाँ पर 1 रखता, क्या रखता? 1 रखता कार्बन को। एक बार और इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। यह क्या है? एल्डिहाइड का सूत्र है। एल्डिहाइड का सूत्र हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या था? 3 दूना के 6 एक साथ, यह सत्य है। अगर यह क्या था? अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, जबकि यह 2 है। यही होगा जो कि गलत है। यह क्या है? गलत है। बाकी सत्य है सभी के सभी। यहाँ पे 2 दूना के 4 एक 5 होता है, तो यह भी सत्य है। और यह क्या है? खुद समूह से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन है और कार्बन के साथ जुड़ा है, भी सत्य है। और यह भी सत्य है, जबकि यहाँ 1 है, 1 रखने पे यहाँ पे 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। आपको बताना है कि जब मेथिल एल्कोहल होता है और एथिल एल्कोहल होता है तो उसके आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर आता है। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, किसी को पता नहीं हो तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिख देते हैं। कितना है मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो CH3OH ये होता है मेथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल की होता है तो C2H5OH यह होता है एथिल एल्कोहल। यह क्या है, मेथिल एल्कोहल है और यह एथिल एल्कोहल। अब आप बताइए, मेथिल एल्कोहल और यह एथिल एल्कोहल, बताइए कि कितना द्रव्यमान में अंतर होगा दोनों में, 14, 13, 12 या 16। तो चलिए इसका निकाल कर देखते हैं कि कितना इसमें अंतर आता है, तब इसका आंसर खुद ही पता चल जाएगा। देखिए मेथिल एल्कोहल यह एल्कली समूह है। आपको एल्कली समूह कल के क्लास में बताए होंगे या इससे पिछले क्लास में बताए हैं कि जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर उसमें OH जोड़ दिया जाता है, जब हाइड्रोजन एल्केन समूह के जो हाइड्रोजन होते हैं उससे निकालकर जो एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन के निकालकर OH जोड़ने को एल्कलिक समूह कहते हैं, उसमें मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल आता है। अब देखिए यह हुआ मेथिल एल्कोहल का। मेथिल एल्कोहल का आणविक, क्योंकि आपका आणविक द्रव्यमान में अंतर पूछा है तो आणविक द्रव्यमान निकालिए। कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 लिख लीजिए। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का 1 लेकिन 3 गो है इसलिए यहाँ पे होगा 3। ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 8 तो 8 लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन का 1 तो 1 लिख लेते हैं। अब जोड़िए 12, 8, 20 और 4 कितना हुआ 24। 8 दूना के यहाँ ऑक्सीजन का 16 ना, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे ना, 8 तो उसका परमाणु क्रमांक होता है तो 16 फिर से लिख लीजिए, एक सेकंड। 3 हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 16 लिख लीजिए यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 16 और एक यहाँ पे हो गया। अब सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32। कितना हो गया 32। इसको जोड़िए, कार्बन का होता है 12, कितना होता है 12, लेकिन यहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु है इसलिए हो जाएंगे 24। हाइड्रोजन के 1 होता है 5 है तो कितना हो जाएगा 5। ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 लिख लेंगे, और हाइड्रोजन का 1 तो 1 लिख लेते हैं। इन सबको जोड़िएगा 24, 5, 29, 29, 31, 30, 10, 40, 6, 46, कितना हुआ 46। तो मेथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान आया 32, जबकि इसका कितना आया 46। तब दोनों में अंतर कितना है तो घटाइए, 46 में से अगर आप 32 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 14 आ जाता है। तो कहेंगे कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, तो 14 का अंतर होता है। इसलिए 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 14। आपको पहले पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एथिल एल्कोहल का सूत्र निकालते कैसे हैं, तो आपको एल्केन समूह आना चाहिए और उसको कैसे निकालना होता है निकाल लीजिएगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो 12 का A नंबर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। एल्युमिनियम धातु केवल निष्कर्षित की जाती है किस विधि के द्वारा, कटौती के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, निस्तापन के द्वारा या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। आंसर कीजिए कि जो एल्युमिनियम धातु है केवल निम्नलिखित के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। बताइए, ऑक्सीकरण के द्वारा, कटौती के द्वारा, निस्तापन के द्वारा या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। बताइए जल्दी क्या होगा। ABC सभी लोग कीजिए आंसर। सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग आंसर कीजिए और लोगों को जोड़िए। चलिए आंसर की अगर बात कहा जाए तो देखिए एल्युमिनियम क्या है पहले समझिए। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क की अगर बात कहा जाए कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। प्रमुख अयस्क क्या होता है, प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। और इस बॉक्साइट में जो होता है, इस बॉक्साइट में जो होता है, इस बॉक्साइट में
कुछ अशुद्धि और कुछ अयस्क भी होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का जो अयस्क बक्साइड है इसमें कुछ ऑक्साइड आयरन के भी होते हैं और कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं। तो जो बक्साइड होता है इसमें कुछ एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी होते हैं, एल्युमिनियम के भी ऑक्साइड होते हैं और कुछ आयरन के भी ऑक्साइड होते हैं, आयरन के भी ऑक्साइड होते हैं। अब एल्युमिनियम का अयस्क है बक्साइड और इसमें एल्युमिनियम का भी अयस्क बक्साइड है और आयरन का भी बक्साइड है और कुछ इसमें अशुद्धियाँ भी होती हैं, कुछ इसमें अशुद्धियाँ भी होती हैं। आपको बताना है तब क्या होता है, तब देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए एक प्रक्रम अपनाया जाता है जिसको कहते हैं बेयर प्रक्रम। क्या होता है? बेयर प्रक्रम। बेयर प्रक्रम के माध्यम से क्या होता है कि अशुद्धि और आयरन के ऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है। बेयर प्रक्रम में अशुद्धि और आयरन को अलग करके एल्यूमिना निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है? तो एल्यूमिना निकाल लिया जाता है। फिर से सुनिए, एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइड होता है, बक्साइड में एल्युमिनियम के ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड और कुछ अशुद्धियां इसमें उपलब्ध होते हैं। अब आयरन के ऑक्साइड और अशुद्धि को हटाने के लिए बेयर प्रक्रम अपनाया जाता है और बेयर प्रक्रम के माध्यम से एल्युमिना निकाल लिया जाता है। एल्युमिना के कभी कभी सूत्र पूछता है तो Al2O3 होता है, Al2O3 एल्युमिना बच जाता है। अब इस एल्युमिना को क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से या विद्युत अपघटन विधि से, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से या विद्युत अपघटन विधि से, विद्युत अपघटन कहिए, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से क्या किया जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो आपसे पूछा था कि एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि या विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। आपसे पूछता है कि एल्युमिनियम का जो बक्साइड है उससे अशुद्धि या आयरन के ऑक्साइड को किसके प्रक्रम के द्वारा अपनाया जाता है, तो बेयर प्रक्रम के द्वारा अपनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 13 नंबर का आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री पर तरल रहती है। इसका कारण क्या होता है आपको बताना है कि पारा तरल होता है और यह क्यों होता है। इसकी निम्न आयनीकरण की क्षमता, इसकी उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंधन के कारण से, या और कोई अंतर होता है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी। 14 नंबर का आंसर कीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए सभी लोग को, और जो इस चैनल पे नए हैं उसको वो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। चलिए 14 नंबर की आंसर की अगर बात कहा जाए तो पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तरल रहती है। इसका कारण है यह अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है। मतलब कि जो पारा होता है इसमें आयनीकरण जो ऊर्जा होता है अति उच्च होता है और यह जो होता है कमजोर धातु के साथ, कमजोर धात्विक के साथ, यानी ढीला जो लिखा है ना, कमजोर धात्विक बंध के साथ यह क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। यह अति उच्च आयनीकरण होता है। पारा जो होता है, पारा का आयनीकरण ऊर्जा उच्च होता है और यह धात्विक के साथ कमजोर, यानी कि कमजोर धात्विक बंधन के साथ ये बंधे होते हैं। और इसी के कारण क्या होता है? यह तरल अवस्था में रहता है। और पारा के बात में बात कहा जाए कि पारा की गलनांक कितना है, पारा की गलनांक कितना है, तो पारा की गलनांक होता है 274 केल्विन। क्या होता है? 234 केल्विन, 234 केल्विन। और इसका अपेक्षित घनत्व की अगर बात कहा जाए, डेंसिटी जो अपेक्षित घनत्व है, अपेक्षित घनत्व होता है 13.6। तो अपेक्षित घनत्व 13.6 और गलनांक कितना होता है? तो 234 यानी कि 234 होता है। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर कि मैग्नीशियम के रिबन है,
मैग्नीशियम के रिबन को चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। जो मैग्नीशियम है उसका रिबन सफ़ेद लौ के साथ जलता है, तो बताइए कि जलने के बाद वह रंगीन पाउडर में बदल जाता है। कैसा रंगीन पाउडर होता है? काला में, ग्रे में, पीला में या सफ़ेद में? 15 नंबर का आंसर कीजिए। कैसे में हो जाते हैं बताइए। मैग्नीशियम का रिबन चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है या रंगीन पाउडर में बदल जाता है? काला में, सफ़ेद में, ग्रे में या पीला में? तो चलिए देखते हैं। अगर मैग्नीशियम की अगर बात कहा जाए कि मैग्नीशियम जब जलता है तो वह क्या होता है, देखिए अगर 2MgO मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड उसको जब ऑक्सीजन मतलब कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाते हैं तो MgO बनाता है, 2MgO बनता है और अवक्षेप के रूप में यह सफ़ेद अवशेष मतलब कि यह सफ़ेद रंग का जो अवक्षेप होता है छोड़ता है। क्योंकि जब मैग्नीशियम धातु जो है हवा में ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद पाउडर बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है जलने के बाद यह सफ़ेद रंग का पाउडर बनाता है। तो कहेगी कि मैग्नीशियम कैसा पाउडर बनाता है? तो सफ़ेद बनाता है, इसलिए 15 का राइट आंसर सफ़ेद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका आघातवर्धनीय धातु है? कौन सा आघातवर्धनीय धातु है? सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड? आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा आघातवर्धनीय है? तो ये घिसा पीटा क्वेश्चन है, सबको पता है कि इस पर समय ज़्यादा व्यतीत ना कीजिए। कौन सा आघातवर्धनीय धातु है सबसे? तो गोल्ड, सोना जो है सबसे क्या है? आघातवर्धनीय धातु होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा आघातवर्धनीय धातु है, तो कहेंगे कि गोल्ड जो है आघातवर्धनीय धातु होता है। अगर गोल्ड की परमाणु संख्या की बात कहा जाए तो कितना होता है? 79 यानी कि 89 होता है। और प्रतीक चिन्ह AU। और पूछता है कि सोना किस में घुलनशील होता है? तो जो अम्ल राज होता है उसमें घुलनशील होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने वर्ग मौजूद हैं? बताइए कि कितने आवर्त होते हैं और कितने समूह मौजूद हैं? आंसर कीजिए। 9 समूह 9 आवर्त, 7 समूह 8 आवर्त, 18 समूह 7 आवर्त, 8 समूह 7 आवर्त। आंसर कीजिए जल्दी से। 17 नंबर का आंसर क्या होगा? किसी का गलती नहीं होना चाहिए। ई वाला क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन गलती होगा तो फिर तो भगवान ही मालिक हैं आप सभी का। 17 का आंसर की अगर बात कहा जाए तो 17 का आंसर होगा 18 समूह और 7 आवर्त होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पे सजाया गया है, जिसमें 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं और अभी तक कुल 118 तत्व हैं। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बताइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बताइए कि जो गार्ड कोशिका में किसके प्रवाहित होने से फूल जाते हैं जिससे एस्टोमेटा की छिद्र जो हो जाती है खुल जाती है? बताइए कि गार्ड सेल जो होते हैं फूल जाते हैं किसके प्रवाहित होने से? रसायन के, एंजाइम के, हार्मोन के या पानी के? आंसर कीजिए कि गार्ड कोशिका में किसके प्रवाहित होने से वो फूल जाते हैं? बताइए। तो अगर इसके आंसर की बात कहा जाए कि गार्ड कोशिका में किसके प्रवाहित हो जाने से वह फूल जाते हैं, तो पानी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अब स्टार्ट नहीं हुई होती है तो जब जड़ जल को ले जाता है तो जो पत्ती के जो छिद्र होता है, जो गार्ड कोशिका होती है, पानी जब यहाँ भर जाता है तो उसके छिद्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और छिद्र खुलने के कारण क्या होता है? एस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। और जब एस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, जैसे कि जब मान लीजिए कि क्या है, पत्ती है, गार्ड सेल की जो पत्ती होती है वहाँ पत्ती में एक छिद्र होता है जिसे एस्टोमेटा कहते हैं,
और यह क्या होता है कि जब जल आता है तो इसका छिद्र खुल जाते हैं, और जब छिद्र खुल जाते हैं तो H2O जो जल होता है ऊपर दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है यहाँ से H2O से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और H का प्रयोग ग्लूकोज बनाने के लिए करता है। तो आपसे पूछे कि गाढ़ कोशिका में किसके प्रवाहित होने से फूल जाता है, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, तो वह होता है पानी। पानी ही जाने से जो स्टोमेटा का छिद्र है वह खुल जाता है। पानी है, कभी कभी ऑप्शन में कहता है ना पानी नहीं रहता है, तो वहाँ पे पोटेशियम आयन रहता है। कहता है कि पोटेशियम का जो आयन होता है वो भी गार्ड सेल्स को खोलने में मदद करता है। तो जब कभी ऑप्शन पानी नहीं रहे तो वहाँ पे पोटेशियम के आयन्स भी रहें तो वहाँ पे आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। निषेचन के बाद बीज का विकास किस में हो जाता है, यानी कि निषेचन जब होता है बीज विकसित होकर किस रूप में हो जाते हैं। बताइए कि जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद बीज का विकास किस रूप में हो जाता है। वर्तिकाग्र के रूप में, अंडाशय के रूप में, बीजांड के रूप में, अंडक के रूप में। बताइए किस रूप में हो जाते हैं। तो अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए, सभी लोग आंसर कीजिए, बहुत स्लो हैं, आज हम फास्ट चल रहे हैं। आज क्वेश्चंस को एक ही घंटा में समेट दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत उतावले हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी कराइए, इसलिए हम आप लोगों को आंसर ही कराते जा रहे हैं, डिस्कशंस को कम करते जा रहे हैं। चलिए, तो निषेचन के बाद किसमें बीज विकसित होता है। देखिए, अगर बीज की बात कहा जाए ना तो बीज होता है बीजांड से और फल होता है अंडाशय से। बस यही क्वेश्चन तो बनता है कि बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से, और फल का निर्माण अंडाशय से होता है। वर्तिका या सब जनन यानी कि पादप जो पौधे जो हैं उसमें सब क्या है, जनन अंग है, जबकि बीज का विकास बीजांड से और फल का विकास अंडाशय से होता है। तो निषेचन के बाद बीज विकसित हो जाता है बीजांड में, यानी कि बीजांड के लिए बीज होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। जब भी बीज की बात कहे बीजांड होगा, फल की बात कहे अंडाशय होगा। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज होते हैं। चारा, फुनेरिया, मार्सिलिया या देवदार। बताइए किसमें, निम्नलिखित में से कौन सा आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। चारा में, मार्सिलिया में, फुनेरिया में, देवदार में। आंसर कीजिए जल्दी से, किसमें हो जाते हैं। चलिए, अगर इसकी बात कहा जाए कि किसमें आवरण रहित बीज हो जाते हैं, मतलब कि अनावृत बीजी के रूप में आपसे पूछा है कि अनावृत बीजी, आवरण रहित बीजी मतलब ना कि अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का मतलब कि उसमें बीज के ढकने के लिए कोई ऊपरी नहीं होगा, यानी कि बीज उसका क्या होगा, बाहर होगा। आवृत बीजी मतलब कि बीज अंदर होता है, अनावृत मतलब कि बीज बाहर होता है। तो आपसे पूछा है कि कौन ऐसा है जिसका कि आवरण रहित बीज है। आवरण रहित बीज का है, अनावृत बीजी का है, या बिना जिसका बीज बाहर हो, वे सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर होगा देवदार। इसका क्या होगा, देवदार। अगर देवदार पौधे की बात कहा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सेड्रस डेओडारा। क्या होता है, सेड्रस डेओडार, यह क्या इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका, देवदार का। और अनावृति पौधे की बात कहा जाए तो अनावृत बीजी ऐसे पौधे और वृक्ष को कहते हैं जो विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय वह पौधे के प्रजनन संरचना के सतह पर ही विकसित हो जाते हैं। मतलब कि उसके विकास के लिए कोई निश्चित अंडाशय नहीं होता है, वे पौधे के किसी भाग पे क्या हो जाते हैं। और अनावृत बीजी की बात कहा जाए या आवरण रहित बीज की बात कहा जाए तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि होता है चीड़ हुआ, देवदार हुआ,
चीड़, देवदार और सानोबर, ये सारे के सारे क्या हैं? चीड़ हुआ, देवदार हुआ, सानोबर हुआ, ये सारे के सारे आवरण रहित या अनावृत बीज के आते हैं। चारा, मार्सिलिया, ये सारे क्या हैं? यह भी घास के प्रकार हैं। चारा देखिएगा और मार्सिलिया भी, ये सारे के सारे कुछ कवक के और कुछ घास के प्रकार में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एविज में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि एविज में किसको शामिल किया गया है? पक्षी को, जलीय जीव को, किसको? पक्षी को, जलीय जीव को, मछलियों को, स्तनधारियों को या पक्षी को? बताइए। एविज में शामिल किया गया है किसको? आंसर कीजिए। 21 नंबर का कौन सा आंसर होगा? 21 नंबर का आंसर कीजिए। पक्षी, जलीय जीव, स्तनधारी, मछली या और कुछ होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा? अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो पक्षी वर्ग या इसी को एविज वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और स्तनधारी वर्ग को ममेलिया वर्ग कहा जाता है, ममेलिया वर्ग कहा जाता है। मछली को मत्स्य वर्ग कहा जाता है, मछली को मत्स्य वर्ग कहा जाता है। अगर एविज की बात कहा जाए तो एविज, पक्षी को एविज वर्ग में, तीसरा राइट आंसर पक्षी हो जाएगा, क्योंकि पक्षी को ही एविज वर्ग कहा जाता है। अगर पक्षी की बात कहा जाए जो एविज वर्ग होता है, इसके कोष्ठक, हृदय के कोष्ठक 4 कोष्ठीय होता है। हृदय कैसे होते हैं इसके? तो 4 कोष्ठीय होता है। और क्या? तो जो इस संघ के जंतु होते हैं, मतलब कि जो पक्षी वर्ग होता है, इनके त्वचा पर कोमल पंख होते हैं और आगे उड़ने के लिए इसके अग्रपदों जो होता है, जो पक्षी होते हैं, इनके आगे उड़ने के लिए जो अग्रपद होता है, अग्रपद के पंखों को रूपांतरण कर दिया जाता है। मतलब कि जो अग्रपद है उसको पंखों के रूप में रूपांतरण कर दिया जाता है, यानी कि बदल दिया, यानी रूपांतरित रूप। जो उड़ता है, पक्षी का उड़ने वाला जो भाग होता है पंख, वह अग्रपद का क्या है? भाग है। और इस वर्ग के जो जंतु होते हैं, पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं, पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं, यह समतापीय अर्थात यह वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म रुधिर वाले होते हैं। यह समतापीय होते हैं, समतापीय होते हैं, यानी कि यह गर्म रक्त वाले होते हैं। एविज वर्ग क्या होते हैं? गर्म रक्त वाले होते हैं। और पूछता है कि किसका सबसे अधिक गर्म रक्त होता है, तो आंसर उसका कबूतर आता है कि सबसे अधिक रक्त गर्म किसका होता है? कबूतर का। तो एविज वर्ग में आता है। और एक आता है कि जो एविज वर्ग होते हैं, इनकी जो शरीर है, इनकी जो त्वचा होती है वह शुष्क होती है। पक्षी वर्ग की त्वचा क्या होती है? त्वचा शुष्क होती है। शुष्क क्यों होती है? तो इनके त्वचा के लिए, त्वचा इनकी शुष्क होती है, कोमल पंख, त्वचा शुष्क, और जो इनका अलग अलग निकालने के लिए जो तंत्र होता है, जैसे कि त्वचा में आपको लाने के लिए त्वचा तंत्र जो होता है, जिसको कि और क्या कहा जा सकता है कि जैसे कहते हैं, ध्यान पे नहीं आ रहा है, उसको क्या बोला जाता है? त्वचा ग्रंथि या ग्रंथि, यानी कि पंख और ग्रंथि, जो त्वचा ग्रंथि है वह नहीं होता है, जिसके कारण यह शुष्क होता है। अगर त्वचा में ग्रंथि होता तो यह क्या होता? हमेशा शुष्क ना होता, हमेशा रुखरी शुष्क नहीं होती, त्वचा में हमेशा आता रहता, तो इसका त्वचा ग्रंथि नहीं होता है। पूछता है कि त्वचा इसका शुष्क होता है और इसकी ग्रंथियां नहीं पाई जाती, यानी त्वचा ग्रंथि भी नहीं पाई जाती है, तो एविज वर्ग होगा। 21 का आंसर एविज वर्ग। 22 नंबर देखिए, कौन सा पौधा बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता है? आपको बताना है कि कौन है जो कि कौन सा पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? पौधा को संरक्षित रखना, रोम की सहायता से वायु को स्थिर रोधन परत को तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना और प्रकाश संश्लेषण करना। बताइए 22 नंबर का क्या आंसर होगा? ए बी सी डी में आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, बी या सी, जल्दी से कीजिए। तो चलिए इसका देखने का अगर प्रयास करें
तो पहला कहता है कि यह पौधे को संरक्षित रखता है। सही बात है कि जो इसका बाह्य त्वचा होता है इसका कार्य ही है कि पौधों को संरक्षित रखना, यह क्या 100% सही है। अब कहा कि जो इनके रोम के सहायता से, मतलब कि जो इनके छिद्र होते हैं उनके सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करता है। मतलब कि जो वायु के रोम, मतलब कि जो उसके छिद्र होते हैं उसके माध्यम से वायु की स्थिरता के रोधन परत तैयार करता है। ये भी बात क्या होता है, सही है। वाष्पोत्सर्जन को बाहरी परत है वाष्पोत्सर्जन भी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण उसके बाह्य त्वचा नहीं, प्रकाश संश्लेषण पत्ती के द्वारा होता है। इसलिए कहेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। क्योंकि आपसे कार्य पूछा था, कार्य नहीं है, जबकि ये सारे के सारे क्या है, कार्य हैं, जबकि यह कार्य नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का कार्य त्वचा का नहीं, यह पत्ती का होता है, हरे पत्ती का होता है, इसलिए हरा पत्ती का होगा, इसलिए यह का है, गलत है। अगला आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। रक्त और हड्डी किसके उदाहरण हैं? रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण होते हैं? बताइए कि जो रक्त और हड्डियां होते हैं किसके उदाहरण हैं? रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण होते हैं? संयोजी ऊतक के, एपिथेलियल ऊतक के, तंत्रिका ऊतक के या मेरिस्टेमेटिक ऊतक के? रक्त और हड्डी, तो रक्त और हड्डी की अगर बात कहा जाए तो रक्त और हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। एपिथेलियल ऊतक की कहा जाए तो एपिथेलियल ऊतक शरीर की बाह्य त्वचा को, शरीर की जो बाह्य त्वचा है आपके शरीर को ढकने और उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला जो त्वचा बनता है, जिस ऊतक का बना होता है वह होता है एपिथेलियल ऊतक का। तंत्रिका ऊतक का मस्तिष्क बना होता है, मेरुरज्जु बना होता है, और जो तंत्रिका तंत्र होता है ये सारे के सारे तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तो मेरुरज्जु कहिए, मस्तिष्क कहिए, तंत्रिकाएं कहिए, ये सारे के सारे क्या हैं, तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। जबकि मेरिस्टेमेटिक ऊतक की बात कहा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है यह पादप ऊतक है, जबकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जंतु ऊतक हैं। जबकि मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्या है, पादप ऊतक है। और विभाज्य ऊतक आता है जिसको मेरिस्टेमेटिक ऊतक को हम विभाज्योतक कहा जाता है। तो यह पादप ऊतक है। तो आपसे पूछा था कि रक्त और हड्डी कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक होता है। अब आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो पुरुष होते हैं इनके शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सबसे घिसा पीटा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। 23, 24, 48 या 46? आंसर कीजिए 24 का। पुरुष के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24, 23, 48 या 46 होती है। अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर जोड़ा होता तो यहाँ पे लिखते 23 जोड़ी, तो जोड़ी नहीं लिखा है, सिर्फ संख्या पूछा है, तो 46 होता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन कि जो एस्केरिसिस होता है, क्या एस्केरिसिस का साधारण नाम क्या है? पिनवर्म, अर्थवर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म? बताइए कि जो एस्केरिसिस होता है, एस्केरिसिस का क्या नाम होता है? टेप वर्म या बताइए क्या होता है? पिन वर्म, टेप वर्म, अर्थवर्म क्या होता है? आज ठीक है, आज स्लो तो नहीं है? कल कुछ लोग बोले कि स्लो है, आज स्लो नहीं है भाई, चलिए आज तेज चल रहा है। एस्केरिसिस का साधारण नाम की अगर बात कहा जाए तो एस्केरिसिस का साधारण नाम राउंड वर्म होता है। एस्केरिसिस का साधारण नाम क्या होता है? राउंड वर्म होता है। एस्केरिसिस यह जो है स्तनी जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनकी जो आंत होता है उसमें पाए जाते हैं, जो उनके आंत होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और यह जो होते हैं परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो यह मनुष्य की जो छोटी आंत होती है उसमें होता है एस्केरिसिस। और पूछे कि एस्केरिसिस को राउंड वर्म कहा जाता है। एस्केरिसिस
जो होता है यह मनुष्य के छोटी आंतों में पाया जाता है। और एस्केरिसिस कैसे होते हैं, तो परजीवी होते हैं। तो आज का सेशन हम लोग आज हम लोग 1 घंटा में टोटल क्वेश्चंस कर लिए। तो क्या आप लोग बताइएगा, यह क्या था, राइट क्वेश्चन था 25 का सी नंबर ऑप्शन होगा। तो थोड़ा बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड। यह जो सेट नंबर 5 था, यह सेट नंबर 5 जो है 1 घंटा में हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो क्या इस सेशन को और बड़ा किया जाए या इसको और छोटा किया जाए, आप लोग आज कमेंट करके बताइए। अभी बताइए कि क्या इस वीडियो को और थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है या इसको और छोटा किया जाए। यह डिस्कशंस जो हो रहा है उतना अच्छा है या और इसका डिस्कशंस बढ़ाया जाए, आप लोग इस बात को ज़रूर कमेंट में कीजिए ताकि और इसके माध्यम से बढ़ाया जा सके। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब डी एजुकेशन तक लास्ट तक जुड़े रहे और अपने दोस्तों को भी जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है और जोड़ते भी रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अब कीजिए, पहले लाइक नहीं भी कीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन लास्ट तक देखने के बाद अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं है। अगर डिसलाइक होगा तो बात समझ में आएगी कि पसंद नहीं आ रहा है तो और उसको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो चलिए हम लोग कल फिर रात्रि 9 बजे फिर क्या होगा, फिर कल रात्रि 9 बजे जुड़ने वाले हैं, फिर रात में 9 बजे जुड़ेंगे, 25 क्वेश्चंस फिर होगा और वह 6वां सेट होगा। इससे पहले 4 जो सेट नहीं देखे हैं उसको भी आप जो लोग नहीं देखें उसको देख लीजिए और उसको भी क्या कीजिए, बनाइए और क्वेश्चन को देखिएगा। यह सुपर 50 का 5 सेट था, अब कल होगा सेट नंबर 6 होगा। तो चलिए डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।